मेरी जो पैदाइश थी वो मुरादनगर इंडिया की थी, जबकि जो मेरे फादर थे वो इंडियन रेलवे में जॉब किया करते थे। अब शुरू से ही उनका ये मानना था कि मुझे अपनी तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो वो चाहते थे कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद किसी अच्छे इदारे में या कम से कम किसी सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पे लग सकूं। तो मैंने शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू की। मैं पूरी कोशिश किया करता था कि अपना पूरा फोकस अपनी तालीम पे रख सकूं, और अल्लाह का शुक्र है कि इसी तरह 1978 में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से न सिर्फ अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, बल्कि साथ साथ बहुत सारे सरकारी इदारों में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और किस्मत कि जब मैंने मुख्तलिफ इदारों में अप्लाई करना शुरू किया तो लखनऊ शहर के अंदर एक सरकारी इदारे में मुझे जॉब ऑफ़र कर दी गई। ये जो जॉब थी, जैसे कि आमतौर पे सरकारी जॉब्स हुआ करती हैं, 9 to 5 जॉब थी। और अच्छी बात ये थी कि क्योंकि मेरा जो शहर था एक डिफरेंट शहर था और मुझे जो जॉब थी वो लखनऊ में करनी थी, तो ना सिर्फ मेरी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था, बल्कि मुझे रहने के लिए जो जगह फराहम की जा रही थी वो 2 कमरों पे मुश्तमिल थी। बेसिकली लखनऊ के अंदर ये एक सरकारी इलाका था, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सोसाइटी थी। खैर, जब मैंने उस इदारे में ज्वाइनिंग दी तो ज्वाइनिंग देने के 2 या 3 दिन तक थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जहाँ पे सरकारी कॉलोनी मौजूद थी या जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहा करते थे, मैं भी वहाँ पे रहने के लिए चला गया। अब ये जो सोसाइटी थी ये मेन लखनऊ सिटी से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 या 25 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी। तो एक मुकम्मल तौर पे सेपरेट इलाका था, और यहाँ पे कुछ मकानात में पहले से सरकारी अफसरान मौजूद थे, जबकि कुछ मकानात खाली थे। अब जब मैं उन क्वार्टर्स में गया तो ये जो क्वार्टर्स थे इनका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि जब आप दरवाजे से अंदर एंटर हुआ करते हैं तो एंटर होते ही एक छोटा सा सहन मौजूद था। उसके बाद सामने 2 कमरे मौजूद थे, और इन कमरों के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा वॉशरूम मौजूद था। इन कमरों के जो पीछे का हिस्सा था, यानी जिसे आप गैलरी कह सकते हैं, वो मौजूद था, और उस गैलरी के बिल्कुल बराबर में तकरीबन 12 से 13 फीट की दीवारें मौजूद थीं। अब जब मैं पहले दिन उन क्वार्टर्स के अंदर पहुंचा तो दिन के टाइम में मैं वहां पे पहुंचा था। करीब जवार के जो भी अफसरान थे उनसे मेरी सलाम दुआ हुई, और सलाम दुआ होने के बाद मैंने जो भी मेरा सामान था उसको क्वार्टर के अंदर रखना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैं अकेला था, मेरे आगे पीछे इस शहर में कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि जो मेरी मदर थी या मेरे फादर थे या जो भी मेरे घर वाले थे वो सारे के सारे उसी शहर में मौजूद थे जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। एक अजीब बात ये थी, एक तो ये पुराना दौर था, यानी कि 1980 के करीब करीब का टाइम था, लेकिन वहाँ पे उस एरिया में उस वक्त भी लाइट मौजूद नहीं थी। ऑल्दो ये सरकारी क्वार्टर्स थे, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि कुछ अरसे में यहाँ पे बिजली फराहम कर दी जाएगी। तो यहाँ के जो भी लोग थे उनकी पूरी कोशिश थी कि जितने भी काम हैं या जो भी सामान लाना है, या फिर अगर आप खाना वगैरह बनाना चाहते हैं तो मगरिब से पहले बना लिया करें, क्योंकि मगरिब होने के बाद वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं थी, और बहुत सारे लोगों ने अपने पास लैंप या लालटेन रखे हुए थे। खैर, जब मेरी पहली रात शुरू हुई, यानी कि मगरिब के बाद का टाइम शुरू हुआ, तो इत्तफाक से जो पहली रात थी उस रात मेरे पास ना ही लालटेन मौजूद था और ना ही किसी टॉर्च वगैरह का इंतज़ाम मौजूद था। खैर, आगे पीछे जब मैंने लोगों से बातचीत की तो जो बराबर से बराबर वाले क्वार्टर वाले थे उन्होंने मुझे 2-3 मोमबत्तियां दे दी थी। तकरीबन 7:30-8 बजे तक मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट गया।
अब क्योंकि ये जो क्वार्टर्स थे ये वैसे भी शहर से कुछ फासले पे मौजूद थे, तो इतना ज़्यादा ना ट्रैफिक मौजूद था, ना ही इतनी ज़्यादा रौनक मौजूद थी, और ना ही शहर की तरह यहाँ पे शोर शराबा हुआ करता था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और मेरा यही ख्याल था कि जो करीब जवार में जितने भी फैमिलीज मौजूद हैं, ये जितने भी अफसरान रहा करते हैं, ये सारे के सारे भी सो चुके हैं। अब मैं नई जगह पे मौजूद था, घर वालों से दूर था, और जब भी मैं किसी भी नई जगह जाया करता था तो हमेशा मुझे नींद आने में देर हुआ करती थी। तो वैसे ही मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे के टाइम मुझे एकदम से महसूस होने लगा कि जैसे जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे गैलरी मौजूद है, वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। और ये जो आवाज़ थी ये कुछ इस तरह की आवाज़ थी जैसे कि ख़ज़ा के मौसम में पत्ते सूख जाया करते हैं, और पत्ते सूखने के बाद अगर आप उन पे वॉक करें या उन पे चलें तो जिस तरह की आवाज़ पैदा हुआ करती है, ये मुकम्मल तौर पे वैसे ही आवाज़ थी। अब शुरू में मुझे यही लगा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी जो यहाँ पे आ गई होगी, लेकिन इस क्वार्टर की जो दीवारें थीं वो इस कदर लंबी थीं कि अगर बिल्ली चाहे भी तो इतनी आसानी से नीचे नहीं आ सकती थी। और ये जो आवाज़ आ रही थी ये बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी या वज़नी वजूद है जो मुसलसल उन पत्तों पे ना सिर्फ कदम रख रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो इन पत्तों पे कदम रख रहा है तो एक शोर की सी आवाज़ है जो मुझे महसूस होती है। मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, मोमबत्ती मेरे सामने जल रही थी, और इससे पहले मैं कभी भी अपने घर वालों के बगैर नहीं रहा था। एक अजीब सा खौफ था जो ना सिर्फ मुझ पे तारी था, बल्कि मैं चाहने के बावजूद भी ना उठ पा रहा था, और ना ही सच्ची बात है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद थी कि मैं जाऊं और जाके चेक कर सकूं। खैर मैंने चादर अपने ऊपर डाली और मुसलसल जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ता रहा, और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था, और अब निस्बतन सोसाइटी में या इस एरिया में शोर हो रहा था, और अंदाज़ा हो रहा था जैसे कि सारे के सारे लोग उठ के बैठ चुके हैं। अगले दिन वैसे ही रूटीन था, वैसे ही मैं ऑफिस गया, ऑफिस में अपना काम मुकम्मल किया, और जो ऑफिशियली छुट्टी का टाइम था उस टाइम के बाद वापस सीधा अपने स्क्वाटर में आके बैठ गया। आज ये जो रात थी ये मेरी स्क्वाटर के अंदर दूसरी रात थी, और जो कल रात मेरे साथ वाकया पेश आया था वो सरासर मेरे जहन से ना सिर्फ निकल चुका था, बल्कि मैं चाहता भी नहीं था कि उस वाकये को रिकॉल करूं। वैसे ही हुआ कि मैंने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद मैं लेट गया, लेकिन आज एक अच्छी बात थी कि मेरे पास मोमबत्ती के बजाय लैंप मौजूद था, जिसे आप आमतौर पे लालटेन कहा करते थे। वो ना सिर्फ मेरे पास मौजूद था, बल्कि उसकी जो रोशनी थी वो इस कदर थी कि पूरे के पूरे घर में चारों तरफ फैली हुई थी। वैसे ही हुआ, वैसे ही 9-9:30 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, और एकदम से फिर से किसी के गैलरी की तरफ पत्तों पे कदम रखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसी आवाज़ एक रात पहले मैंने इसी टाइम पे न सिर्फ सुनी थी, बल्कि सुनने के बाद मुझ पे खौफ तारी हो गया था। अब जैसे ही ये आवाज़ आना शुरू हुई तो दोबारा से मैंने अपने मुंह पे चादर डाली और इस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा। मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था, और मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह मेरी आंख लग सके, लेकिन ना ही मेरी आंख लग रही थी और ना ही मुझे नींद आ रही थी। आज एक अजीब बात थी कि तकरीबन 2 घंटे तक मैं मुसलसल जागता रहा, और मुसलसल मुझे महसूस होता रहा कि कोई ना कोई है
जो गैलरी में मुसलसल कभी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कभी दूसरी जगह से वापस इस तरफ आता है। खैर, जब तकरीबन 2 घंटे तक ये आवाज़ आती रही तो बिलाखिर मैंने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ अपने हाथ में लालटेन लेके पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा जो दिल है वो न सिर्फ मेरे मुंह को आ चुका है बल्कि यकीनन कुछ न कुछ मेरे साथ होने वाला है। खैर, जब मैं गैलरी की तरफ पहुंचा और मैंने लालटेन की रोशनी को गैलरी की तरफ किया तो वहां पे हजारों सूखे हुए पत्ते मौजूद थे और इसके साथ साथ अंदाजा हो रहा था जैसे इन पत्तों पे किसी ने काफी देर तक वॉक की है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते इस तरह के थे जो ना सिर्फ कुचले हुए थे बल्कि क्लियरली ये महसूस हो रहा था कि कुछ देर पहले कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद था। हालांकि जब मैंने रोशनी मार के चारों तरफ ऊपर नीचे देखना शुरू किया तो मेरे चाहने के बावजूद भी ना कोई नजर आ रहा था और ना ही लग रहा था जैसे कोई नजर आने वाला है। कुछ देर तक चारों तरफ का मुआयना करने के बाद मैं वापस से पलटा और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पलंग की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अपने कदम पलंग की तरफ बढ़ा रहा था वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे की तरफ किसी ने चलना शुरू किया है और जिसने भी मुझे फॉलो करना शुरू किया है ना सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ आ रही है बल्कि अब बाकायदा मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि कोई बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। एक अजीब सी कपकपी थी जो ना सिर्फ मेरे ऊपर तारी थी बल्कि मुझे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था। ये जो पलंग तक का रास्ता था ये कुछ कदम का रास्ता था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मीलों का रास्ता है और यह सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, जैसे तैसे जब मैं पलंग के ऊपर बैठा और बैठने के बाद मैंने अपने पीछे की तरफ या बैक साइड पे देखा तो उस वक्त भी पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब खौफ था जो मुझे बार बार ये कह रहा था कि मेरा इस क्वार्टर में रुकना या यहाँ पे रात गुजारना ठीक नहीं है। अब मेरे पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, ये टोटली सरकारी रिहाइश थी और इसको छोड़ के जाना या किसी दूसरी जगह पे किराए का घर लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। खैर, अभी जबकि मैं पलंग पे आके बैठा ही था तो उसके तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने की आवाज़ है। पहले मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया लेकिन जब दोबारा से किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके ना सिर्फ मुझे पुकारा बल्कि अब मुझे लग रहा था जैसे मेरी मदर ने या मेरी माँ ने मेरा नाम लिया है। तो जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो एकदम से मैं उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे या मेरे जो भी घर वाले थे वो मुझसे ना सिर्फ मीलों फासले पे मौजूद थे बल्कि उनका यहाँ पे मौजूद होना या उनकी आवाज़ सुनाई देना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। खैर, जैसे तैसे मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की और मुख्तलिफ जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी ना सिर्फ मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी बल्कि अपने ध्यान को बढ़ाने की कोशिश करने लगा। अभी जबकि मुझे तिलावत करते हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से अजीब सी खामोशी थी जो ना सिर्फ तारी हो चुकी थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इस क्वार्टर में या इस गैलरी में इस पूरे घर में ना कोई मौजूद था और ना ही कोई मौजूद है। अल्लाह का शुक्र कि जब मैं दोबारा से लेटा तो कुछ देर के बाद मुझे दोबारा से नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली
तो आँख खुलने के बाद सबसे पहले जो करीब जवार में अफसरान रहा करते थे, मैंने उनसे न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनसे मैंने पूछा कि मुझे अपने क्वार्टर में इस तरह से कुछ महसूस हो रहा है और यकीनन कोई ना कोई है जो मेरे क्वार्टर में रात के टाइम में मौजूद हुआ करता है। जो भी अफसरान थे उनमें से कुछ लोगों का ख्याल था कि वाकई में ये जो एरिया है, ये जो क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे इस तरह की आवाज़ें आया करती हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना था ये सब आपका वहम है। खैर, जिन लोगों का कहना था कि आपका वहम है या यहाँ पे ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, तो उन्हीं में से एक साहब थे। वो कहने लगे कि जब रात होगी तो मैं आज रात आपके साथ रुकने के लिए न सिर्फ आपके क्वार्टर में आऊँगा बल्कि मैं भी देखूंगा कि कौन है जो आपको परेशान कर रहा है। और ऐसा ही हुआ कि जब अगली रात आई तो जो साहब थे वो हस्बे वादा मगरिब के टाइम या मगरिब के कुछ देर बाद ना सिर्फ मेरे पास आ चुके थे बल्कि उनका पूरा इरादा था कि पूरी रात वो मेरे साथ स्पेंड करेंगे। खैर, जैसे ही हमने अपना खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद हम दोनों बैठ के बातें करने लगे तो एकदम से सेम टाइम यानी कि 9:30-10 बजे का टाइम था, गैलरी में से किसी के चलने की यानी पत्तों की आवाज़ आने लगी। बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था कि जैसे कोई ना कोई है जो ना सिर्फ गैलरी में मौजूद है बल्कि मुसलसल पत्तों पे वॉक कर रहा है। अब ये जो साहब थे ये भी मेरे साथ साथ इन आवाज़ों को सुन रहे थे और उनका अब भी यही ख्याल था कि हो सकता है कोई मोहल्ले वाला हो, कोई क्वार्टर वाला हो जो आपको ना सिर्फ डराना चाहता हो बल्कि वो नहीं चाहता हो कि आप इस क्वार्टर में स्टे करें। खैर, जब उन्होंने इसरार किया और वो मुझे कहने लगे कि चलें मेरे साथ पीछे चलें और चल के देखते हैं आखिर कौन है जो आपको परेशान कर रहा है। उनके इसरार करने पे मैंने जो भी लालटेन थी उसको उठाया और उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके गैलरी की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम लोग गैलरी की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो चलने की आवाज़ थी ये ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जो भी पीछे मौजूद है उसको अंदाज़ा हो चुका है कि हम लोग उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही हम लोग गैलरी के सामने पहुंचे और जो लालटेन था उसको हमने आगे की तरफ किया तो हमने देखा कि एक औरत है जो कि पत्तों के दरमियान में न सिर्फ उकड़ू बैठी हुई है बल्कि उसने अपना जो सर है उसको अपने पैरों के दरमियान छुपा रखा है। उसके सर के आगे यानी उसके मुंह के आगे उसके जो भी बाल थे वो ना सिर्फ गिरे हुए थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मुंह को हमसे छुपाना चाहती है। अब ये जो साहब थे ये बहुत बहादुर थे जबकि मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो चुकी थी। खैर, ये जो साहब थे इन्होंने लालटेन मेरे हाथ से ली और आहिस्ता आहिस्ता करके इस औरत की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे ये इस औरत की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इस औरत के जो हाथ हैं या इसके जो पैर हैं या इसका जितना भी जिस्म हमें नज़र आ रहा है वो मुकम्मल तौर पे ब्लैक है और मुसलसल उसके जो बाल हैं वो उसके मुंह के ना सिर्फ आगे पड़े हुए हैं बल्कि वो अजीब तरीके से गहरी गहरी सांसें ले रही है। मैं बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ था जबकि ये जो साहब थे मुसलसल उस औरत की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही ये जो साहब थे ये उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे तो इसी दौरानी में वो जो भी औरत थी उसने एकदम से अपना जो चेहरा था वो ऊपर की तरफ किया। जब उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया तो उसके चेहरे पे न सिर्फ उसके बाल बिखरे हुए थे बल्कि उन बालों के दरमियान में उसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से आग निकल रही है। एक अजीब सी लाल सी रोशनी थी जो ना सिर्फ उसकी आंखों से निकल रही थी बल्कि वो अजीब से तरीके से देख के हमें मुस्कुरा रही थी। ये जो औरत थी ये बहुत ही खौफनाक शक्ल की मालिक थी
और मुझे तो कम से कम अंदाज़ा हो चुका था कि ये इंसान नहीं है। बहरहाल मैंने फ़ौरन से न सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, बल्कि इन साहब को भी मैं कहने लगा कि मज़ीद आगे ना बढ़ें। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते ये जो औरत थी, इसने अपने दोनों पाँव और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एकदम से दीवार की तरफ बढ़ना शुरू किया। और ये जिस तरीके से दीवार की तरफ बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चौपाहा है या कोई जानवर है जो अजीब तरीके से जमीन पे चलता हुआ जा रहा है। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो औरत थी, ये दोनों हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हुए दीवार के ऊपर ना सिर्फ चढ़ी, बल्कि देखते ही देखते दीवार पे चढ़ के बाहर की तरफ कूद गई। अब ये जो साहब थे, ये भी मुकम्मल तौर पे पजल्ड हो चुके थे और काफ़ी देर तक इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने जिस मखलूक को देखा है वो आखिर कौन थी। बहरहाल कुछ देर बाद जब इनके सेंसेस बहाल हुए तो इनको यकीन आ चुका था कि ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में हमारे साथ साथ एक चुड़ैल भी रहा करती है। अब जैसे तैसे ये रात तो हम लोगों ने मिलकर गुजारी। अगले दिन मैंने ना सिर्फ अपने ऑफिस में बातचीत शुरू कर दी, बल्कि मैंने अपने जो भी अफसरान थे उनको इस बात पे राज़ी किया कि जब तक मेरा तबादला नहीं हो जाता तो या तो मुझे किसी ऐसे अफसर के साथ रिहाइश दे दी जाए जो कि अकेले रहा करता है, या फिर जो क्वार्टर मुझे दिया गया है उस क्वार्टर से मुझे निकाल के किसी और क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाए।